This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम लाइव वायर एंड फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। आज जिस मौजू पर हमारी गुफ्तगू होगी वो इतना खुशगवार मौजू नहीं है और उस पर जितनी मालूमात की आगही होगी वो उसको मालूमात की आगही से भी हम इतने ज़्यादा खुश नहीं होंगे, लेकिन मजबूरी है, मालूमात हासिल करना भी ज़रूरी है ताकि इस चीज़ के ख़िलाफ़ हम कोई अमली कदम उठा सकें। बुराई को बुराई समझना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बुराई के ख़ात्मे के लिए कोई इक़दामात उठाएं। बुराई क्या चीज़ है? पाकिस्तान में सबसे बड़ा नासूर जो है, जो तरक्की की राह में रुकावट है, वो है करप्शन। और करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, करप्शन के ख़िलाफ़ सबूत के साथ, दलाइल के साथ हर चीज़ सामने लाना, मंजर आम पे लाना, आवाम के सामने लाना, ये एक ज़िम्मेदारी है, एक फरीज़ा है। तभी हम इसके ख़िलाफ़ कुछ काम कर सकते हैं, वरना इसके अलावा अगर कोई काम न करें हम, तो फिर इसका मतलब है कि हम भी बराबर के शरीक हैं इस करप्शन में। लिहाजा हमारी काविश होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको मंजर आम पर लेकर आए और उसके पस पर्दा किरदारों को मंजर आम पर लेकर आए और उसके बाद उनको अदालतों के कटहरे तक पहुंचा दें। उसके बाद अदालत का काम शुरू होता है। लेकिन अदालत अज़ खुद नोटिस क्यों ले? अदालत है, वो कानून की मुहाफ़िज़ है, लेकिन कानून तक पहुंचाना मुख्तलिफ़ इदारों की ज़िम्मेदारी है। आज जिस मौजू की तरफ मैंने इशारा किया है, यकीनन आप समझ गए होंगे, पाकिस्तान में करप्शन इन फाइनेंशियल सेक्टर पर हम गुफ्तगू करेंगे। और आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब सैयद आदिल गिलानी साहब। आदिल गिलानी साहब एडवाइज़र हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला। सर, बड़ा कठिन मौजू है और जैसे मैंने अपने तारुफ़ी कलमात में कहा है कि कोई इतना ज़्यादा खुशगवार मौजू नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो मट्टी के अंदर मुंह छुपा लेना और आंख बंद कर लेना ख़तरे को देखकर, ये कोई दानिशमंदी नहीं है। मर्दानावार मुकाबला करना, मंजर आम पे लेकर आना, ये हम कहेंगे कि ये एक काम है, जहाद है। कामयाबी कितनी होती है ये तो बात की बात है, अपनी ज़िम्मेदारी तो हम पूरी करें, किसी मंजर आम पे लेकर आएँ। आपका इदारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी काम कर रहा है ये, और बड़ा इसने अच्छा काम किया है। अब कितनी कामयाबी मिली, कितनी नहीं मिली, ये तो एक अलग गुफ्तगू है। लेकिन मैं ज़रा आपसे ये सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि करप्शन, इसकी तारीफ़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? करप्शन हमारे नज़दीक, एक कॉमन आदमी के नज़दीक तो ये है कि पैसे में मिसअप्रोप्रिएट कर लिया, लेकिन आप इसको किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि करप्शन है क्या चीज़? इस ज़मरे में क्या क्या चीज़ें आप लेते हैं? देखिए, करप्शन की जो डेफिनेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दी है जी, वो है मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी फॉर प्राइवेट गेन। एक जुमला है बस। अब उसमें अथॉरिटी का मिसयूज़ जो है वो प्राइवेट गेन जो है वो अपने लिए भी है और दूसरों के लिए भी। आपने मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की और आपने पैसा बना लिया, आपने मकान ले लिया, आपने रिश्वत के अंदर इंडस्ट्री ले ली। जैसे केसेस चल रहे हैं बड़े बड़े, यहाँ पे रिश्वत के एसेट का केस चल रहा है, $1.5 बिलियन का एसेट आसिफ जरदारी का 20 साल से नैब में केस चल रहा है। तो वो तो है पैसे की करप्शन का। मगर मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी फॉर प्राइवेट गेन ये भी होती है कि आपने किसी दूसरे का हक मारा। अगर आपकी अथॉरिटी है और आपने एक अपॉइंटमेंट करनी है और अपॉइंटमेंट के अंदर जो है एक बच्चा जो है वो PhD है और उसने सारे मार्क्स लिए हुए हैं, उसका हक है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया और उसको सेलेक्ट करना है। उसकी जगह आपने एक मैट्रिक पास को सेलेक्ट कर लिया, तो ये भी करप्शन की डेफिनेशन में है। अच्छा। आपने फाइनेंशियल गेन किसी दूसरे को पहुंचाया, अपने को नहीं पहुंचाया। जैसे SRO इशू किया है,
अभी एक बड़ा लेटेस्ट केस चल रहा है जो हमने दिया है नैब को कि पोर्ट कासिम पे जो टर्मिनल लगा है LNG का, उसमें एक उनका जो है वो LNG टर्मिनल का जहाज़ है FRSU, वो किराए पे आया यहाँ के, वो इलीगल है, वो भी नैब का केस है। तो उस पर ड्यूटी देनी थी पूरी उन्होंने, और वो क्योंकि अवार्ड किया उन्होंने यहाँ पर उसको LNG के SO वालों को अलॉट किया और उसका सिंगल टेंडर में किया, तो उसके अंदर उन्होंने SRO इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कि जिसमें उस जहाज़ की ड्यूटी बैक डेट से माफ़ कर दी। बैक डेट से? हाँ, ये करप्शन है, ये बिल्कुल। ये सारे करप्शन में जो है वो ये अपॉइंटमेंट हुए, आपके कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना है कि एक पार्टी का जो है इसका लोवेस्ट आया है और उसको मेरिट पे देना है, उसको नहीं दिया, आपने कलूजन करके दूसरे को दे दिया जो कि सेकंड लोवेस्ट था, पहले वाले को डिस्क्वालीफाई करा दिया, या आपने ऐसी स्पेसिफिकेशन बनाई जिसमें कि एक ही पार्टी दुनिया में कामयाब हो सकती है कि एक उनको गाड़ी चाहिए, उस गाड़ी का नाम जो है वो कार का नाम होना चाहिए T से स्टार्ट हो और Y पे ख़त्म हो, टोयोटा, और उसके बाद उस गाड़ी की लंबाई जो है वो 44 फीट और 2 इंचेस हो और विड्थ हो और 4 सीटें हो उसके अंदर, तो वो एक ही गाड़ी बनती है टोयोटा करोला की। तो वो जो है करप्शन है, और ये इस मुल्क में टेलर मेड स्पेसिफिकेशन, ये सब कल्यूसिव एक्टिविटीज़ हैं जो करप्शन में आती हैं, और इसमें इस करप्शन की वजह से यानी किसी का हक मारना, ये जो चाइना कटिंग है, लैंड ग्रैबिंग है, ये करप्शन है कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, आपने जाके बैठ के उसके ऊपर कब्जा कर लिया, आपने मिल के जो है अफसरों को बुला के बैक डेट के अंदर खाते चेंज करा दिए। अभी सिंध के अंदर जो है 3 लाख एकड़ ज़मीन कैंसिल हुई है, जाली खाते बनाए गए थे जो बेनज़ीर के मौत पे जो है सारे रिकॉर्ड चेंज किए गए थे। वो चीफ सेक्रेटरी ने, चीफ मिनिस्टर ने नैब के कहने पे, चीफ जस्टिस के कहने पे सब कैंसिल किए हैं। 3 लाख एकड़ ये एक गो में हुआ है ये। तो ये करप्शन की एक हज़ार, यानी सिर्फ पैसे की रिश्वत लेना जो है, अगर हम समझते हैं कि करप्शन अगर उसको 100 मार्क्स दिए जाएँ तो पैसा लेना अपनी ज़ात के लिए उसके 5 मार्क्स हैं। 95 मार्क्स जो हैं वो ये है जो कि दूसरों के हक़ को मारना, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, हकदार को हक़ नहीं मिलना और दूसरों का हकूक़ सलब करना। अब पुलिस वाला है आके पकड़ लेता है एक मोटरसाइकिल वाले को, हर कोने में आप देखेंगे पाकिस्तान के सड़कों के कोने में मोटरसाइकिल वाला खड़ा होता है, पुलिस वाला उससे मदद करता है, मोटरसाइकिल वाला 50 रुपये आपको देता है कि कुछ भी नहीं हो, लाइसेंस चेक करना है। मगर मुझे आज तक किसी ने चेक नहीं किया गाड़ी में, किसी पुलिस वाले ने। उनको पता है कि ये कार में है तो कोई ना कोई इसकी पहुँच होगी, तो रिश्वत नहीं ले सकते, मोटरसाइकिल वाले को पकड़ते हैं। ये है करप्शन। और इस करप्शन की वजह से वो मोटरसाइकिल वाले जो बच्चे होते हैं, जो जवान यानी 12-13 साल के बाद वो उनको जब 16 साल में मिलता है, तो उनकी मेंटलिटी जो है वहाँ से ख़राब हो जाती है कि ये मुल्क की करप्ट है, तो उनकी डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। और कहते हैं हम ये निकलने के पैसा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें करप्शन की इस मुल्क के अंदर, इस वक्त जो करप्शन है वो नीचे के लेवल पे जो है वो, क्योंकि जैसे है ना कि मछली सड़ती है टॉप से, सर से और नीचे तक आता है। हमारा टॉप ख़राब है, हमारा प्रेसिडेंट करप्ट था, हमारा प्राइम मिनिस्टर करप्ट था, उसकी वजह से हमारा जो है सिपाही करप्ट है, हमारा जो है कलर करप्ट है, हमारा जो है वो छोटा छोटा जो है इंस्पेक्टर करप्ट है। सर अभी अगर हम बात करें लोअर लेवल के करप्शन की, तो अब जैसे बल्कि अब तो सर इस हद तक है कि आपकी बात से मैं पूरी तरह से मुत्तफ़िक हूँ कि अब तो इस हद तक है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे दिखा दिए गाड़ी के ओनरशिप पेपर्स, ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स की रसीदें और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, हर चीज़ पूरी है। उसके बाद देखने के बाद कह रहे तुम्हारे तो पेपर कल भी चेक किए थे, ठीक है हमने देख लिए तुम्हारे पेपर, लेकिन कुछ दे जाओ। फिर किस बात का दे जाओ? डंके की चोट पर, वर्जी का जोर है, आप जा नहीं सकते जब तक देंगे नहीं। देखिए ना, ये हमारा जो है ये नेशनल कैरेक्टर जो है ये डेवलप भी गलत हुआ है। हमारे मुल्क में जो करप्शन टॉप से हुई है तो नीचे वाला जो है वो उसको अपना हक समझ रहा है जी। वजह ये है कि मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा मेरी गाड़ी जो है वो पुलिस ने जब्त कर ली। ये बात है कोई आज से 20 साल पहले की। और वो क्योंकि उनको वैन चाहिए थी, कोई बड़ा साहब आ रहा था उसके लिए, हिफाजत के लिए या इलेक्शन था क्या था, तो मैंने फिर वो सिफारिश लगवा के गाड़ी वापस मंगाई। तो उन्होंने कहा कि फ़लाने चौकी पे चले जाओ, ये अपने शाहरा फैसल पे। तो वहाँ मैं चौकी में बैठा हुआ था, पुलिस वाला था और उससे बातें होती थी, गाड़ी कह 2 घंटे में आ जाएगी। तो मैंने बताया तुम ये क्यों करते हो करप्शन? उसने कहा कि जी हम यहाँ से अगर एक सही चालान करके भेजते हैं तो जाता है, जाके मजिस्ट्रेट को वो 100 रुपये देता है, वो छूट जाता है। तो मैं क्यों नहीं खाऊँ फिर? तो मैं उसके लिए क्यों करप्शन कराऊँ?
उसके लिए मैं क्यों काम करूं? ये वजह है करप्शन की कि नीचे वाला जो है वो देखता है कि उसका बॉस एक नैब का इंस्पेक्टर, नैब का इंक्वायरी ऑफिसर, वो यहाँ पे जब एक्शन लेता है तो उसने सिंध के अंदर उसने एक्शन लिया एक मिनिस्टर के अगेंस्ट, उसका अपना पूरा ख़ानदान अंडर थ्रेट होता है कि मिनिस्टर इतना इन्फ्लुएंशियल होता है कि वो उसको जेल भिजवा सकता है, किसी के भाई को पकड़ सकता है। जैसे हायर एजुकेशन कमीशन के जो चेयरमैन थे डॉक्टर लगारी, जब उनको पार्लियामेंट की डिग्रियां चेक करने के लिए दी गई तो उसमें कितना पीपल पार्टी ने जोर डाला था कि उसके भाई को 20 साल पहले के केस में अरेस्ट कर लिया था, वो केस ही ख़त्म हो गया सारा। तो ये है करप्शन। और उसकी वजह से वो जब वहाँ से निकलता है एक आईओ केस बना के देता है और ऊपर जाता है कि उसका डायरेक्टर जनरल पैसा लेके छोड़ दे, या ऊपर जाता है चेयरमैन पैसा लेके छोड़ दे, चेयरमैन नैब, या वहाँ से अगर जाता है अकाउंटेंट कोर्ट पैसा लेके छोड़ दे, तो वो आईओ जो है कहता है मैं किस लिए सही काम करूँ, मैं क्यों नहीं कमाऊँ, मैं क्यों नहीं कमाऊँ भी, और मेरे साथ जो है वो पीपल पार्टी और नवाज लीग और एमक्यूएम के साथ मेरी दोस्ती भी हो जाएगी और मुझे पोस्टिंग भी मिलेगी, मेरा प्रमोशन भी मिलेगा। तो ये है गेम। तो इसकी वजह से इस मुल्क के अंदर करप्शन जो है उसको, सही बात है आप कह रहे हैं कि ये एक जहाद है, और जहाद के अंदर कहने को नवाज शरीफ साहब जब आए थे तो हमारे कहने पे उन्होंने कहा था ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन। आज 3 साल हो गए, ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन नवाज शरीफ साहब के यहाँ है ही नहीं। चीफ जस्टिस जमाली ने चार्ज लेते हुए कहा था ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन। पनामा लीग का क्या हुआ? पनामा लीग के अंदर उनको हमने लिखा, गवर्नमेंट ने लिखा, उसको छोड़ें। चीफ जस्टिस का ये यानी उनके अपना एक जज इसमें इन्वॉल्व है पनामा लीग के अंदर, उनका काम था क्योंकि वो उसको जज ही चीफ जस्टिस का जुडिशल काउंसिल ही चेक कर सकता है, वो नहीं हुआ। हमारे चीफ आर्मी स्टाफ ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन, उनकी वजह से आज ये हो रहा है कि कराची में अमन है, उनकी वजह से ये हुआ है कि आसिम पकड़ा गया, वरना कोई बड़ा शख्स पकड़ा नहीं जाता। यानी उसके लिए पकड़ते हैं तो आते ही बेल हो जाती है, उसको मजिस्ट्रेट से हो जाती है, हाई कोर्ट से हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट से हो जाती है। आप याद करें कि पंजाब बैंक के अंदर जो उसको पकड़ा था उसके लिए कितने बड़े बड़े वकील थे, 1 अरब रुपये फीस ली थी वो महेश को खान को पकड़ने के लिए, जो उसका था उसको उसमें एतदाद एहसन थे, बाबर अवान थे, वसीम सज्जाद थे, ज़फ़र साहब का बेटा था जो आप लगे हुए, और 8-10 थे, हर एक ने 2-2 ढाई करोड़ रुपए फीस ली थी और उसको नैब के उससे छुड़ा के और हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। सर अगर हम ये करप्शन की बात करते हैं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग भी करप्शन में आती है यकीनन, कि ये एक इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग, कि एक तो होता है तरसील ज़र जो बैंकों के ज़रिए आप कानूनी तौर पर करते हैं, एक है गैर कानूनी तौर पर, मतलब आप समझ गए होंगे कि बात मैं कर रहा हूँ अयान अली कल्चर की, कि एक 22 साल की बच्ची 2 साल में 42 मरतबा इंटरनेशनल ट्रिप्स की है, 2 साल में, यानी 24 महीनों में हर महीने में वो 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स। ये पाकिस्तान के बड़े से बड़ा ताजर, बड़े से बड़ा एक्सपोर्टर, और मैं तो कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट में ट्रैवल करने वाले वजारत ख़ारजा के लोग, वो लोग भी एक साल में 2 इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। आपकी इंफॉर्मेशन सही नहीं है जी। अयान अली को 23 मार्च को या 24 मार्च को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पकड़ा था, $5 लाख ले जाते हुए जी। उसके साथ वीडियो में मौजूद है रहमान मलिक का भाई भी था। जी हाँ, बिल्कुल थे। और जिसने पकड़ा था सिपाही ने, उसकी मौत हो गई है, मर्डर कर दिया गया है। वो अयान अली का इस साल 2015 में पकड़ा था, 2 महीने और 24 दिन में उसका 49th ट्रिप था। अच्छा, 2.5 महीने में एवरी नेक्स्ट डे वो कराची से जाती थी जी। प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल था उसका, यहाँ पे पहली दफ़ा वहाँ से जा रही थी, वहाँ पे भी प्रेसिडेंट हाउस से प्रोटोकॉल आया था। और उस केस को आज FBI जो है वो इतना मिला हुआ है, इसहार डार के नीचे हैं FBI के चेयरमैन, उन्होंने उसको आज तक उसको प्रूव नहीं किया कोर्ट में कि ये क्राइम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खामोश बैठा हुआ है उतरा कि भाई ये $5 लाख लेके जा रहे, उसका काम था कि इसको इमीडिएट स्टेट बैंक के लॉ से बात करते जी। नैब का काम था, हमने चेयरमैन नैब को लेटर लिखा कमर जमा चौधरी को कि आप नैब के कानून की खिलाफ वर्जी है, इसको पकड़े। आज हो गया 1.5 साल हो गया, नैब ने उस पर एक्शन नहीं लिया। कहते हैं गिलानी साहब ये पहले ये अपना काम कर लें। मकसद ये कि यहाँ पे इस मुल्क में मुकमकाओ की सियासत ने उसको जो है हवा दे दी है। अब वो जो है बहुत बड़ी, उसका वकील कौन है? जी, गवर्नर साहब, पुराने गवर्नर, जो कि 4 करोड़ रुपए फीस ली थी उसने उसी केस में, जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये पंजाब बैंक के। तो यहाँ पर वो बगैर फीस के काम कर रहे हैं। और वो यानी इस मुल्क के अंदर इंसाफ कैसे मिलेगा, इस मुल्क में करप्शन कैसे ख़त्म होगी, जब यहाँ पर करप्शन
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप टॉपिक लेके आए हैं करप्शन का, कि इतना मुश्किल है कि करप्ट आदमी को सज़ा देना, मगर जब करप्ट आदमी को सज़ा दे भी जाती है उस पर अमल नहीं होता। मैं आपको वो एग्जांपल दूंगा आज बैठ के। अच्छा ठीक है सर, वो तो हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। एक और चीज़ जो आपने अभी करप्शन को डिफ़ाइन किया है कि इसमें अपॉइंटमेंट्स का, तो हमारे मुल्क में एक रिवाज है। देखिए, पहले तो मैं करप्शन पे मेरे पास और भी काफ़ी सारे आपसे पूछने के लिए मवाद मौजूद है, लेकिन अब हमारे पास कुछ गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स को, और आपकी बात से मैं पूरा मुत्तफ़िक़ हूँ कि आपने कहा कि सिर्फ पैसे लेना, रिश्वत लेना ये करप्शन नहीं है। सिर्फ ये आपने कहा कि ये तो मैं 5 नंबर दूंगा 100 में से इसको, बाकी 95 तो दूसरे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम ये इसकी बात करते हैं तो हमारे पास कुछ पोजीशंस इस तरह की होती हैं कि जो प्राइस पोस्टिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल होती हैं, कि कोई शख्स अगर किसी पोजीशन का ख्वाहिशमंद है, वो बाहर जाना चाहता है तो उसे बाहर भेज दिया जाता है, अगर वो पॉलिटिकल फेवर दे रहा हो या अगर उसे कोई और फेवर देना चाहती है गवर्नमेंट। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है, पाकिस्तान के कमर्शियल ट्रेशीज़ रिपोर्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, जबकि तिजारत बढ़ाना जिम्मेदारी है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कोई करप्शन में नहीं आता? नहीं, ये तो सबसे बड़ा जो करप्शन का इशू है जो टीआई पाकिस्तान उठाती है, मेरिट का कत्ल जी। अगर अपॉइंटमेंट मेरिट पे नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं, अपॉइंटमेंट मेरिट पे नहीं होंगे तो वही हशर होगा जो कि ज़ियाउल हक का अपॉइंटमेंट किया था, इन्होंने मेरिट पे नहीं किया था, नवाज शरीफ उसने, भुट्टो ने जी, और उसने आके उसको पकड़ा, उसको फांसी चढ़ा दी, मेरिट पे नहीं किया था। इसलिए जी यहाँ पर मेरिट पे अपॉइंटमेंट नहीं होंगे तो वो आदमी आके, गलत आदमी आता है, फिर आके वो अपने काम करता है और वो आपके लिए गलत काम करता है तो अपने लिए और बड़े गलत काम करता है। मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि ये कमर्शियल अटैचीज़ का काम है। इंडिया के कमर्शियल अटैचीज़ इंडियन एक्सपोर्ट को जो है 10 गुना बढ़ा के ले गए पिछले 10 साल में। हमारे कमर्शियल अटैचीज़ यहाँ से बाहर जाते हैं। एक कमर्शियल अटैची यहाँ से भेजा था लंदन में पीपल पार्टी ने, जब भुट्टो आया था, ये 1971 की 2 की बात है, और वहाँ से एम्बेसडर ने लिख के भेजा, एम्बेसडर उन्होंने उसको लगाया था वाजिद शमशुल हसन को कि इसको जो है वो सिंधी के अलावा उर्दू भी नहीं आती तो दूसरा भेजो। तो यहाँ से जवाब किया, नहीं वेट करो, हम ट्रांसलेटर भेज रहे हैं सिंधी से इंग्लिश का। ओहो, ये हाल है हमारे मुल्क के उसका। लेकिन कोई मिलेगा नहीं यहाँ पर। नहीं, मेरिट का हाल ये है ना कि चीज़ ये है कि अपने आदमियों को सपोर्ट करना है। TDAP के अंदर जो है, जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो होता था, उसको उन्होंने नाम बदल के उसका हेड कर दिया, स्टेट अथॉरिटी कर दी। उसकी अंडर द एक्ट उसकी एक डिफाइंड पोजीशन है कि दैट हेड ऑफ द TDAP शुड बी अ पोस्ट क्वालिफाइड मास्टर्स डिग्री, और उसकी जो है वो अखबार में ऐड आया था उसका, और उसके साथ उसकी एज जो है 60 साल मैक्सिमम, और उसके साथ उसका जो है वो ड्यूल नेशनलिटी अलाउड नहीं है जी। इन्होंने अखबार में ऐड दिया जी, और अखबार में ऐड देने के बाद एक फर्गूसन कंपनी को उन्होंने अपॉइंट कर दिया एज अ कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया। उन्होंने एप्लीकेशनें मंगाई, उसमें एक इंटर पास उसने अप्लाई किया और उसकी उम्र थी 67 और वो था कैनेडियन नेशनल, और उसके अंदर PhD ने अप्लाई किया, और उसका यानी उस फर्गूसन कंपनी का लेटर आता है लोगों को जो एप्लीकेंट थे कि हमें डिग्रियां भेज दें, और आज ऐसे लेटर आया, कल सुबह अखबार में नाम आ गया SM मुनीर अपॉइंटेड एज CEO। अरे भाई, वो यानी चोर लगाने वाले जो है वो चोर हैं, लगाने वाला जो है वो फवाद हुसैन फवाद है, प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी। अच्छा। हमने प्राइम मिनिस्टर से बात की, हमने शहबाज शरीफ से बात की कि ये इस मुल्क में आप यानी ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, बहुत सक्सेसफुल बिजनेस होगा, उसका बेटा जो है वो शहबाज शरीफ का एडवाइज़र है, सब कुछ है, मगर वो आप इसको मेरिट का कत्ल नहीं करें। उसका असल क्या हुआ कि जब से ये आया पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $20 अरब गिर के आई है, जबकि $25 अरब थी जब ये आया था, और इसकी अपनी कंपनी की एक्सपोर्ट दीन संस की एक्सपोर्ट 10 गुना बढ़ गई है। इसके अपने अपॉइंटी पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, इसके बिजनेस के लिए जाते हैं, इसके कमर्शियल अटैचीज अपॉइंट होते हैं, और ये मतलब कमाल है ना इस मुल्क में। दूसरा आप देखें PSO का कमर्शियल अटैची की बात अगर नहीं, अगर दूसरी भी पोजीशंस हैं, कई ऐसी पोजीशंस हैं जो पाकिस्तान के सिफारत खानों में जो क्रिएट कर दी जाती हैं कि कम्युनिटी वेलफेयर अटैची भी लगा दिया जाता है,
एजुकेशन एडवाइज़र लगा दिया जाता है, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन अटैचीज भी हैं जो इन्होंने कभी आज तक सहाफ़त में कदम नहीं रखा, लेकिन पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन अटैची बनकर पाकिस्तान से बाहर चले देखिए, हमारे यहाँ पर जो मेरिट के जो है ना अपॉइंटमेंट का मकसद ये है कि ये अल्लाह शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को अकल दे कि इस मुल्क के अंदर इसको वही चला रहे हैं। अगर ये भी फेल हो गए तो इस मुल्क का खुदाई ऑफिस है, क्योंकि इसके पहले जो थे वो तो बहुत ही ख़राब थे ना, और ये उनके बाद उससे भी ज़्यादा ख़राब प्रूव होंगे अगर ये सही अमल नहीं करेंगे। इनका एक चहीता है मुशाहिदुल्लाह, उसको इन्होंने सेनेटर बना दिया। वो PIA का यूनियन लीडर था। बिल्कुल। उसने आते उनके भाई हैं, उसने आते ही 3 भाइयों को, एक को अमेरिका में, एक को कनाडा में, लंदन में, और एक को पेरिस में PIA का सिटी इंचार्ज लगा दिया। क्या मैंने मतलब ये मेरिट का कत्ल यूँ होता है। और PIA का जो हशर है, आपको पता है कि इस वक्त 325 अरब रुपए माइनस में है वो PIA। इन हुकूमत के आने के बाद, जिसमें कि एक्सपर्ट बैठा हुआ है एक जहाज़ चलाने वाला शाहिद खाकान अब्बासी, वो तेल बेच रहा है, उन्हें तेल की उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अपनी उसकी एयर ब्लू जो है फर्स्ट क्लास चल रही है प्रॉफिट में। इनकी जो PIA है, इन लोगों के मेरिट के अपॉइंटमेंट नहीं होने की वजह से, रिश्वत के हिसाब से, इनके जो प्रोक्योरमेंट की वजह से, इन्होंने जो PIA के लिए जो सत्यानाश किया है PIA के रूट्स का, यानी वही बता रहे थे ना साहब कि एक दुबई के और पाकिस्तान के अंदर इन्होंने लैंड राइट जो सिविल एविएशन ने दिए हैं। इस सिलसिले में बिल्कुल आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा मैं, और ये भी ट्रांसपेरेंसी और करप्शन के ज़मरे में जो आती हैं चीज़ें, इस पर मैं मज़ीद गुफ्तगू करूँगा आपसे। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला सैयद आदिल गिलानी साहब से हमारा जारी रहेगा। यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। प्रोग्राम लाइव वार इन फोकस में दोबारा खुशामदीद। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा जनाब सैयद आदिल गिलानी साहब से। आदिल गिलानी साहब, वक्फे पर जाने से पहले आप फरमा रहे थे कि PIA के बारे में, कि इसके लैंडिंग राइट्स, बायलैटरल नेगोशिएशंस। हाँ, यानी PIA के, यानी कोई भी मुल्क जो है वो, यानी आपको अंदाज़ा होगा कि आज से 20 साल 30 साल पहले पाकिस्तान इंटर एयरलाइन जो है दुनिया की बेहतरीन एयरलाइनों में शुमार होती थी, अमंग टॉप 5, और दुनिया की मोर देन 25 एयरलाइन को PIA ने बनाया है। बिल्कुल बनाया सर। यानी स्टार्ट करें सिंगापुर एयरलाइन, मलेशियन एयरलाइन, सऊदी एयरलाइन, UAE की एयरलाइन, यूनाइटेड अरब एयरलाइन, एयर माल्टा बनाया, ये सारी की सारी। और आज हशर ये है कि PIA का सत्यानाश जो हुआ है उसके अंदर 2 एलिमेंट शामिल हैं। एक PIA में करप्शन, ओवर एम्प्लॉयमेंट, करप्शन, और दूसरा सिविल एविएशन इदारा जो है उसने PIA के सारे राइट जो हैं वो इलीगली फॉरेन एयरलाइन को बेनिफिट दे दिए। यहाँ होता ये है कि अगर आपने, यानी आप इसे अंदाज़ा कर लें कि इत्तेहाद एयरलाइन जी, उसके पास जो है वो न्यूयॉर्क के राइट नहीं है आज भी। अच्छा जी, उसके पास कनाडा के राइट नहीं है। मतलब ये एक होता है कि बायलैटरल राइट्स होते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। हमारी एयरलाइन ये है कि कराची से दुबई जी, PIA की पाकिस्तान से दुबई मेरे ख्याल से हफ्ते के अंदर कोई 15 या 16 फ्लाइट जा रही जी, इतनी ही है। और उसके अलावा जो दुबई की 4 एयरलाइन है, एमिरेट्स है, इत्तेहाद है, फ्लाई दुबई है, और एक और उनकी एयर अरेबिया, उनकी फ़्लाइटें पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा हैं, और वो सारे के सारे बड़े जहाज़ भी हैं। सॉरी, मैं एक यहाँ कतगलामी चाहूँगा कि देखिए, हमारी जाती हैं 15-16 वीक में, और हमारे जाते हैं एयरबस A310 और 320 जिसमें कैपेसिटी कम है। उनके आते हैं 777 जिसमें 300 से ज़्यादा की कैपेसिटी होती है। और फिर हम जाते हैं कराची दुबई, कराची अबू धाबी, वहाँ से ये चारों एयरलाइन जिनका आपने नाम लिया, कराची आती हैं, लाहौर आती हैं, इस्लामाबाद आती हैं, पेशावर आती हैं, फैसलाबाद आती हैं, सियालकोट आती हैं। अब तो देखिए ये जो है ना, ये साजिश है। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि PIA के लोगों को, PIA के करता धरता कौन थे? शुजात अजीम जी, उनकी साजिश थी। और उन्होंने, और उसके बाद दूसरा एक आ गया है शाहिद खाकान अब्बासी, उनके एयर ब्लू है। और शुजात अजीम जो है, शुजात अजीम अभी भी वही बैठा हुआ पीछे से कर रहा है। आज भी PM हाउस के अंदर बैठा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, बैठा हुआ है और वही कर रहा है। उसने उसके बाद उसकी जो कंपनी थी मुनीर चौधरी मुनीर के साथ पार्टनरशिप में रॉयल के नाम से, और वो उसके फ्लाई दुबई के यहाँ पे उसके बाद एक शहर कराची के GSA था,
उसने उसको जीएसए सारे के सारे पूरे पाकिस्तान के लेके उसको राइट्स दे दिए एक्स्ट्रा। अच्छा, ये होता है चक्कर सारा का सारा। और उसमें साथ साथ ये है कि पीआईए का जहाज़ जो है वो खाली जाता है दुबई, और उनके जहाज़ भरे हुए आते हैं। कराची में भी मैं कल गया था इस्लामाबाद, पीआईए के जहाज़ में सीट ही नहीं थी, एयर ब्लू फुल था। पीआईए के जहाज़ में पता चला आधा जहाज़ खाली गया था। वो यानी ये मिल के पीआईए के बुकिंग को बंद करा देते हैं कि सीटें नहीं है। यानी देखें ना, साजिश का ये लेवल है। पीआईए के जहाज़ में आप अप्लाई करेंगे तो सीट नहीं मिलती आपको, और ज़्यादा जहाज़ आधा खाली है। तो ये इनका ऑटोमेटिक सिस्टम में राज जो है वो शुजात अजीम साहब ने वो चीज़ें डाल दी हैं उसके अंदर। और इसमें हमने सेक्रेटरी एविएशन, वो हमारे जानने वाले हैं, पंजाब से आए, उनसे शिकायत की। कहते हैं मेरे हाथ में नहीं है। शुजात अजीम साहब का डायरेक्ट जो लिंक है वो प्राइम मिनिस्टर से है, और प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा उनका लिंक जो है वो चौधरी मुनीर से है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के बेटी का समधी है। तो इस किस्म की चीज़ों में अगर ये होगा तो पीआईए का एक और ख़बर भी सुनी है कि रूजवेल्ट होटल जो है न्यूयॉर्क का, वो भी इन्होंने किसी को बेच दिया है, और बहुत कम 10-15 मिलियन डॉलर में, जिसकी कीमत मार्केट की $3 बिलियन है। उसमें या नाम आ रहा है मंशा का या चौधरी मुनीर का आ रहा है। मतलब ये चीज़ें हैं जो कि चीज़ें जब जाएंगे ना तब बाहर निकल के आएंगी कि हुआ क्या है, और उस वक्त तक ये होगा कि केसेस चलते नहीं हैं। यानी आप इससे अंदाज़ा कर लें कि नेशनल बैंक, ये पाकिस्तान ने 17 अरब का करप्शन किया बांग्लादेश में। अच्छा, और 17 अरब का लॉस किया, और उसका ये आज की बात नहीं है, वो आज से 8 साल पहले की बात है। जिस ज़माने में अकबर अशरफ जो था, जो प्रेसिडेंट है, वहाँ पे वीपी था, और वतरा वहाँ पे ईवीपी था जो गवर्नर है। और उसके अंदर स्टेट बैंक के वाले भी इन्वॉल्व हैं, कि क्योंकि बैंक के अंदर हर 6 महीने में जो है वो स्टेट बैंक जो है वो ऑडिट करता है, देखता है कि पैसा किसको दिया किसको नहीं दिया। और उसका उन्होंने छुपा के रखा था। 2 साल पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उसकी रिपोर्ट की नैब को, नैब ने उसकी कमेटी बुला के उनसे पूछा। आज नैब के अंदर उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुई 2 साल में। कल इस्लामाबाद के अंदर वो जो मीटिंग हुई थी सेनेट की फाइनेंस कमेटी की, उसमें बुला के पूछा गया नेशनल बैंक से और नैब से क्या हो रहा है। तो नेशनल बैंक का, क्योंकि उस ज़माने में जो मुलजिम था वो आज उसका प्रेसिडेंट है। देखिए जी, ये जो है, लेकिन उनका तो कहना है कि भाई वज़ीर आज़म थोड़ा सा तहमुल से काम नहीं, इतना तेज़ काम नहीं हो सकता। आज का स्टेटमेंट अखबारों में जो है, नहीं वो तो इनको तो ये तो यानी इस केस में ये सब जेल जाएंगे ना भाई। ये केस जो है, इसका मुश्किल ये है कि नैब जो है उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं अपॉइंटेड किए हुए रहमान मलिक के, अच्छा, फारूक नाइक के, वो इनको बचा रहे हैं, वो इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। और वो इंक्वायरी करके जब पूछा उन्होंने कमेटी ने, तो उसने कहा नैब ने कि हमने 5 आदमियों के नाम ईसीएल पे डाल दिए हैं, और हम इसकी रेफरेंस जो अगले महीने फाइल कर देंगे सितंबर में। रेफरेंस फाइल इनका बाप नहीं कर सकता, क्योंकि रेफरेंस फाइल करने में इनको भी इंक्वायरी कंप्लीट करनी है, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर रेफरेंस फाइल होगा। तो ये करप्शन के जो है ना, हमारा मुल्क जो है वो करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन में डूबा हुआ है। और वहाँ पे क्या कहते हैं वो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट वहाँ पे, देखिए जी, नेशनल बैंक जो है ये एक गवर्नमेंट बैंक है, इसको कमर्शियल बैंक से वो मुआवजा ना किया जाए। मुआवजा क्या नहीं किया जाए, गवर्नमेंट बैंक है तो गवर्नमेंट में तनख्वाह मिलती है 1.5-2 लाख रुपए सेक्रेटरी को। नेशनल बैंक का जो प्रेसिडेंट है 80 लाख रुपए महीने का ले रहा है। जब पैसा लेने की बात आती है मेरे लिए, तो मैं जो हूँ वो तो 80 लाख लूँ। नेशनल बैंक का एक डायरेक्टर 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है अटेंडेंस फीस करके। एक महीने के अंदर 8 मीटिंगें कर लेते हैं, लाख रुपए उनको दे देते हैं हर मीटिंग का। अच्छा सर, अगर हम इससे बढ़कर और अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क के एक इदारा तो गालिबन बैनुल-अक़वामी तौर पर मशहूर हो गया कि जो दुनिया में बेहतरीन तरीन था, पाकिस्तान स्टील मिल्स, कि एक इट वाज अ प्राइड, लोगों का, नौजवानों का, इंजीनियर्स का ख्वाब था स्टील मिल में नौकरी करना, और उसके लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें भी लगती थी, सारी होती थी। क्या वजह है कि आज स्टील मिल का जो भट्टी है, भट्टी भी ठंडी पड़ी है? आपको ये सुन के खुशी होगी, हैरानी भी होगी। स्टील मिल जब बनी थी जी, मैं वहाँ पे गैमन पाकिस्तान की तरफ से चीफ इंजीनियर था, जो कंस्ट्रक्शन हुई थी 1977 में शुरू हुआ था ये जी। और उस वक्त डायरेक्टर फाइनेंस से एच.एन. अख्तर, उन्होंने उसके फाइनेंशियल रूल बनाए थे और पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स को उन्होंने कहा था कि आप बनाओ। उसके लिए उन्होंने बहुत सहूलतें दी थी कि बिड बॉन्ड ख़त्म कर दिए, इंश्योरेंस गारंटीज कर दी, और रशिया ने उसकी एड दी थी, ग्रांट भी दी थी और उसके साथ एड भी दी थी। और उनके कोई 4000 बंदे यहाँ पे मौजूद थे जो उसको सुपरवाइज भी कर रहे थे। और वो 5 साल में
तैयार हो गई, बिल्कुल हो गई, और 17 अरब रुपए में तैयार हुई। और एचएन अख्तर वहाँ से चले गए, फिर वापस आए, चेयरमैन बन के वापस आए जब वो उसकी ओपनिंग हुई, और वो सही चलनी शुरू हुई। फिर पीपल पार्टी का दौर आ गया और उन्होंने उसके अंदर भर्तियाँ शुरू कर दी, फिर करप्शन शुरू कर दी। वो सलमान फारूकी, उस्मान फारूकी, आपको याद करें, एक लूट मचानी शुरू कर दी। फिर एमक्यूएम के लोग वहाँ पे आ गए, उसके अंदर उनके भर्तियाँ होकर 20,000 25,000, जिसकी गुंजाइश 6,000 आदमियों की भी नहीं थी, उसमें चले गए। फिर ज़मीनों का हुआ। आज ये पोजीशन है कि वो जो है वो 320 अरब रुपए मकरूज़ हो गई है, मकरूज़ है। और उसके अंदर जो है वो स्टील मिल का एक्सपर्ट कौन है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, जिसके बाप ने जो स्टील मिल बनाई, और वो क्लेम करते हैं कि मेरा सारा पैसा जो है मेरे बाप की जायदाद है, और वो स्टील मिल के उनके, यानी ही इज़ द बेस्ट स्टील मिल ओनर्स। उनसे अगर स्टील मिल नहीं चली 3 साल में, तो किससे चलेगी फिर? इनका काम था कि स्टील मिल को प्राइवेटाइज कर देते, और प्राइवेटाइज करना था दोबारा। जब हर चीज़ का इलाज प्राइवेटाइजेशन है? नहीं है, बहुत ज़रूरी है प्राइवेटाइजेशन। इसलिए ज़रूरी है कि ये गवर्नमेंट के भर्तियाँ होती है, ये बन जाते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उसको अवॉइड करने के लिए। वहाँ पे बैठे हुए हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब प्राइवेटाइजेशन में, उनके साथ जो बैठे हुए हैं एक करप्ट कन्विक्टेड अशफाक तोला, जो कि नैब ने कन्विक्ट किया उनको, वो उनके मेंबर हैं अगेंस्ट द लॉ, और वो उनको एडवाइस कर रहे हैं। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब के सारी प्राइवेटाइजेशन जो है वो शक की निगाह से पड़ रही है। हमने उनको लिखा भी कि आप अपने इदारे को साफ़ तो करें। आपका इदारा अगर एक इलीगल आदमी के साथ बैठा हुआ है, तो आपके इदारे के सारे डिसीजन इलीगल हैं। तो स्टील मिल का उन्होंने कुछ नहीं किया, प्राइवेटाइजेशन का उनका फ़र्ज था कि उसको 3 साल पहले कर देते, तो इनके 3 साल आने में 100 अरब रुपये का और नुकसान हो गया है। अच्छा, अब स्टील मिल से हटकर हम एक और तरफ आएँ कि फ़िज़िकल कम्युनिकेशन, यानी एयरलाइन भी जिसमें शामिल होती है, रेलवे भी शामिल होती है, और इसमें एक प्रिंसिपल ये बनाया जाता है मार्केटिंग का कि 60% ऑक्यूपेंसी अगर हो जाए तो इसका मतलब है ये ब्रेक इवन पे आ रहे हैं। अगर रेलवे में 100 लोगों के सफ़र करने की गुंजाइश है और 60 लोग सफ़र कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो लॉस में नहीं जाएगा, ब्रेक इवन होगा, खर्चा निकाल लेगा, मुनाफा नहीं देगा, खर्चा निकाल लेगा। 61% जब हो जाएगा तो प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। हमारे पास तो रेलवे का 15 दिन पहले बुकिंग खुलती है, और बुकिंग खुलती है सुबह, जब खिड़की खुलती है उस वक्त आप चले जाइए टिकट लेने के लिए, टिकट नहीं मिलेगा, उस वक्त टिकट नहीं मिलेगा। और फिर जो टिकट आपने इधर से उधर से कहीं से ले लिया, ब्लैक से ले लिया, कुली से ख़रीद लिया, आपने सफ़र करना शुरू कर दिया, तो 100% किया वहाँ पर तो 150% ऑक्यूपेंसी है उसमें, कि वहाँ पर तो बाथरूम में भी बैठ के लोग सफ़र कर रहे हैं, सीढ़ियों पर भी बैठ कर सफ़र कर रहे हैं, लेकिन नुकसान में जा रहे हैं फिर भी। देखिए, इसमें जो है रेलवे के अंदर करप्शन की वजह से रेलवे तबाह हो गई है। जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान रेलवे के तकरीबन समझे 4 लाख मील रेलवे ट्रैक था। आज वो जो है 4 लाख बढ़ने के बजाय वो शायद 2 लाख रह गया है, यानी कम कर होता चला जा रहा है। इनके जो पिछली हुकूमत में थे, इनके बलोच साहब मिनिस्टर थे, तो उन पर करप्शन के इल्ज़ाम थे कि उन्होंने चाइना से बगैर टेंडर के इंजन ले लिए उस पर, और सुप्रीम कोर्ट ने रोका, हमने रोका। इसने आगे भी वही किया, साद रफ़ीक ने वही चाइना से लिए बगैर टेंडर के, और सब स्टैंडर्ड लिए, तो बेड़ा गर्क तो हो गया। कोई 3 साल में रेलवे की इस वक्त मजबूरी है कि उनके पास इंजन नहीं है। उन इंजनों को लेने के लिए इनका फ़र्ज़ था कि 6 महीने में इंजन ख़रीद के मंगाते, टेंडर करके और सही करके। ये अपने खांचे में लगे हुए हैं, और आज जो है रेलवे उसी लेवल पे है जिस लेवल पे ये 3 साल पहले थी। और उसमें जो है ये हमारा जो है, यानी कार्गो जो है पाकिस्तान का तकरीबन, यानी कराची से जो अप कंट्री जाता है वहाँ से आता है, उसमें रेलवे जो है वो प्रॉफिट पे जा सकती है। ये उससे चलाते नहीं है उसको। क्यों नहीं चलाते? इन्होंने भत्ता लिया हुआ है ये ट्रांसपोर्टर के साथ, उनको ये पैसा, वो पैसा दे देते हैं इनको, जी आप रेलवे को रहने दो, हम लेके जाएंगे। वरना ये पूरे के पूरे गुड्स ट्रांसपोर्टर हैं, वो खरबों रुपए की इनकी ट्रांसपोर्ट हो रही है। आपको पता है कि अमेरिका से पाकिस्तान आने पे अगर 1 टन का किराया निकालें तो 1 टन का किराया तकरीबन लेट से $500 है, मगर 1 टन का किराया यहाँ से पेशावर जाने में वो $1000 होगा। अच्छा, ये हाल है। तो उस पर ये इनकी जो है ये इसलिए पाकिस्तान में इंपोर्ट भी महंगी हो रही है, रेलवे की इनएफिशिएंसी की वजह से। सर, इसी से अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो आपकी बात मुझे काफ़ी हद तक दुरुस्त नज़र आती है कि एक तो आपने कहना कि ट्रांसपोर्ट माफिया, अगर हम ये बात करें कि कराची सर्कुलर रेलवे, पहले वो वक्त भी हमने देखा है कि एक ट्रेन चलती थी लांडी से, और बिज़नेस हब जो मैकलेट रोड कहलाता था उस वक्त, अब चंद्रिका रोड कहलाता है,
वो कि ये प्रोग्राम कराची का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है, लेकिन मैं एक जस्ट टू एक्सप्लेन यू मैं आपको बात बता रहा हूँ कि लांडी से लोकल ट्रेन चलती थी 15 बोगी की, और पूरी 15 बोगी बाहर तक भरी होती थी, छत पर लोग होते थे। और जब ट्रेन चलती है तो वो तो ना ओवरटेकिंग होती है, ना ओवर स्पीडिंग होती है, ना ट्रैफिक जैम होता है, वो तो अपनी स्पीड से चलती है। तो 25 मिनट का टाइम होता था शहर के उस एंड से इस एंड में पहुंचने का, ठीक है ना, 25 मिनट का टाइम लेती थी। तो उसको सिर्फ किल इस तरह से किया कि उसका टाइम यह था कि 8:50 पर वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पहुंचती थी, और 8:50 पे लोग उतर के अपने ऑफिसों को चले जाते थे। 9 बजे सबका ऑफिस लगता था। उन्होंने सिर्फ क्या मामूली सा काम किया कि ट्रेन का टाइम 15 मिनट आगे कर दिया कि अब 8:50 की जगह 9:05 पे वहाँ पहुँचेगी। तो जब उसका पैसेंजर उतर के अपने ऑफिस जाएगा, 10 मिनट लगेंगे, तो वो लेट पंच होगा उसका कार्ड। जब लेट पंच होगा तो 1 दिन 2 दिन तो चल गया, तीसरे दिन से उसकी तनख्वाह कटनी शुरू हो जाएगी। और फिर इसी तरह से वापसी का 5:10 पर वापसी चलनी थी, और अब उसका टाइम 4:50 कर दिया। मतलब ऑफिस से वो 4:40 पर निकल जाए तो 1 दिन निकल जाएगा, 2 दिन निकल जाएगा, रोज़ाना तो नहीं निकल सकता ना। अब नतीजा ये है 15 बोगी की ट्रेन चलती है, 15 बोगियों में 15 मुसाफिर नहीं होते। नहीं तो ये करप्शन जो है, कराची में जो रेलवे का सुप्रीम बैठा है उसकी जेब में 2 लाख डाल के उन्होंने चेंज करा लिया। उस 2 लाख डाल के उस बंदे ने रेलवे, सर्कुलर रेलवे का सत्यानाश कर दिया। सर्कुलर रेलवे की जो राइट ऑफ वे है उसके साथ जो ज़मीन है, उसके जो स्टेशन हैं, एक उनका स्टेशन था सर्कुलर रेलवे का, मेन जो रेलवे स्टेशन था हमारा कैंट का और सिटी का, इसको कन्वर्ट करके गुलशन इकबाल में, जब मैंने इंजीनियरिंग पास की थी 66 में, तो मैं गुलशन इकबाल में लगा था। तो वहाँ पर रेलवे मेन स्टेशन के लिए जो ब्लॉक 13 है वो पूरा रेलवे स्टेशन था। बल्कि वो तो आपके नाम का स्टेशन है, गिलानी स्टेशन है, वो रेलवे स्टेशन था जहाँ सादिक अली खा गया उसको। उसने यानी पीपल पार्टी ने उसको बांट बूंट के बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये इन चीज़ों को, अच्छा इन सब चीज़ों को कौन देखेगा? देखने के लिए नैब तो अभी आई है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, वो चीफ मिनिस्टर के नीचे होता है, FIA है वो उसके नीचे होता है, मिनिस्टर के नीचे। कोर्ट को देखना चाहिए था। हमारी कोर्ट्स अगर उस वक्त उसको रोकती तो आज ये चीज़ें जो है पाकिस्तान में रेलवे जो है ना वो बड़ी यानी फ़ायदेमंद सर्विस होती है। अच्छा सर, मैं ये बता रहा हूँ कि ठीक है, ये सारी चीज़ें तो अब जस्टिफाइड हो गई, इसमें कोई मतलब शक की गुंजाइश नहीं है कि ये हो रहा है, ठीक है ना। अब ये पिन पॉइंट आपके इदारे ने, अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है अगर इसको पिन पॉइंट कर रहा है और इसके फिगर सामने ला रहा है, तो क्या इसका हल भी लेकर आ सकता है कि ये पॉलिसी होनी चाहिए और ये इनका इंटरफेरेंस होना चाहिए, इनका नहीं होना चाहिए, कि अब करप्शन हो रहा है, ठीक है हो रहा है, पॉइंट आउट कर दिया, लेकिन हल क्या बताएंगे आप इसका? देखिए हल बताना, मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क में हमारा यही तो झगड़ा है नवाज़ शरीफ साहब के साथ, कि मेरिट का कत्ल नवाज़ शरीफ साहब से एक्सपेक्ट नहीं करते थे, वो कर रहे हैं। जब आगे इलेक्शन हुए थे, आप याद करें, केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी कि खोसा साहब कोई बने थे चीफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था ख्वाजा आसिफ ने कि केयर टेकर जो है वो अपॉइंटमेंट और प्रमोशन नहीं कर सकता ड्यूरिंग केयर टेकर, 4 महीने का पीरियड है और उसके लिए उसको रोका जाए। केस था वो CP 30 ऑफ 2013, उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल किया था। उसी केस में हमने सलमान फारूकी के अगेंस्ट केस फाइल किया था कि उसका अपॉइंटमेंट बैक डेट में हुआ है और वो क्योंकि उस डेट के अंदर अपॉइंटमेंट इलीगल थे एज ओम्बड्समैन। तो उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, वो फैसला था कि आप जो है अपॉइंटमेंट सारे कैंसिल हो जाएंगे जो इस पीरियड के हैं और उस पीरियड के कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सलमान फारूकी का केस अलग से चलेगा। आज तक वो चल रहा है, अब नए जजेज आए उठाए नहीं रहे, जो ओम्बड्समैन का केस है। और उसके साथ उन्होंने एक सेटअप बना के दिया था कि गवर्नमेंट एक कमीशन बनाएगा 3 बंदों का, एक उसमें होगा ओम्बड्समैन जी, एक होगा उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट का आदमी होगा, एक प्राइवेट NGO का होगा। तो उन्होंने आगे नवाज़ शरीफ साहब ने वो एक कमीशन बनाया, उसका जो है FTO जो था चौधरी रऊफ़ वो उसका चेयरमैन लगे और उसके साथ एक जो है वो आगा खान के थे कोई, वो उसके मेंबर लगे और एक लम्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने सिलेक्शन शुरू किया, उस सिलेक्शन को आके फवाद हसन फवाद प्राइम मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी है वो खा गया और उसने इलीगल अपॉइंटमेंट करवा दिए, जैसे चौधरी मुनीर का करा दिया, इसका करा दिया। फिर वो जब ये चीज़ हुई तो हमने लिखा कि ये इलीगल है। तो फिर आप देखें कि कितना ये तजाद है ख्वाजा आसिफ के किरदार में कि उसने जाके कोर्ट में कहा कि ये रिवर्स करें, मतलब पहले उसने ये लगवाया
और कोर्ट से कहा, कोर्ट ने जब कमीशन के ऊपर काम किया और कमीशन ने काम किया तो उसको कि कमीशन काम नहीं कर रहा, कोर्ट ने वो अपना फैसला जो है हिस्टोरिक डिसीजन है वापस ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल गिलानी साहब। मालूमात जैसे मैंने अपने तारुफी कलमात में गए थे, वही इख्तितामी कलमात में भी मैं कहूँगा कि जिस तरह से रस्मी कहा जाता है कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन मैं तो यही कहूँगा आपसे मिलकर इतनी खुशी नहीं हुई इसलिए कि आपकी बातें गो के हकीकत हैं लेकिन बड़ी तल्ख हैं। लेकिन बहरहाल ठीक है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, इसका हल की तरफ बढ़ना चाहिए, इसको हल तलाश करना चाहिए और अमली तौर पर कोई वो काम करें कि एटलीस्ट इस नासूर से हमें छुटकारा मिल जाए। वरना पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत नेमतों से नवाजा है। नाजरीन जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हम तज़किरा करते रहते हैं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार दौलत से नवाजा है। ज़मीन के नीचे मादनियात हैं, ज़मीन के ऊपर मौसम है, इन्वायरमेंट में 4 मौसम हैं जो सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए मौजू हैं। गो के गुफ्तगू उस पर बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन अब दिल नहीं करता कि इस मौजू पर भी कोई बात की जाए। अब बेहतरी की तरफ बात की जाए, रोशन मुस्तकबिल के लिए बात की जाए और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के लिए बात की जाए। 60% हमारे नौजवान फोर्स है जो हर किस्म का मुकाबला करने के लिए, चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमें पॉजिटिव तरफ देखकर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला आज की जो नौजवान नस्ल है, कल को जब ये मार्केट में उतरेगी, ये सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह करप्शन के आगे खड़ी हो जाएगी और ख़त्म करेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।